आपकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बोला जाता था। वो हमारी इंस्पिरेशन है। प्लीज़ उनसे जुड़ा कोई किस्सा या बात बताएं जो आपको इंस्पायर करता हो। मेरी दादी का पूरा जीवन एक इंस्पिरेशन था। 12 साल की उम्र तक हम एक ही घर में रहते थे और जब उनकी हत्या हुई तो भी हमारे घर के अंदर ही हुई। मेरे ख्याल से उनमें जो सबसे बड़ा जो उनका गुण था एक्चुअली, वो एकदम निडर थी। एक बार एक पब्लिक मीटिंग में गई उड़ीसा में, लोग नाराज़ थे उनसे, तो पथराव शुरू हुआ। स्टेज पे बैठी थी, खूब पत्थर फेंके लोगों ने, उनको गुस्सा चढ़ा। खड़ी होकर वो भाषण देने लगी और कहने लगी कि ये जो हुलिगनिज्म है आपका, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी बात कहनी है आप सीधा कहो, इस तरह से पथराव करने की ज़रूरत नहीं है। उसी समय एक बहुत बड़ा पत्थर आया उनकी तरफ और यहाँ पे नाक पे लगा तो पीछे को गिरी। इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि रुकी नहीं। चोट लगी, उनका नाक एक्चुअली, उनकी हड्डियाँ टूट गई थी, खून बह रहा था, फिर भी वो खड़ी रहीं, फिर से खड़ी हुई और भाषण देना ख़त्म किया उन्होंने। और जब सिक्योरिटी वालों ने उनको ज़बरदस्ती कहा कि नहीं अभी वी हैव टू मूव यहाँ से, तभी वो वहाँ से हटी, तब तक वो खड़ी रहीं। और वो एक मिसाल थी, एक प्रतीक थी करेज की, धैर्य की। एकदम निडर थी। उनको मालूम था कि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में जिसकी वजह से लोग उनके प्रति हिंसक भी हो सकते हैं, फिर भी जो सही निर्णय था उन्होंने हमेशा लिया। एक दादी होने के तौर पे एक बहुत ही, जितनी आयरन लेडी थी उतनी जेंटल थी। उतना हम उनके साथ हंसते थे, खेलते थे, हम मजाक करती थी। कभी कभी दरवाजे के पीछे छुप के हमको ऐसे हाउ करके डराती थी, मतलब डराती हंसने के लिए। तो मतलब उनमें ये दोनों गुण थे, ममता, करुणा बहुत ज़्यादा, और एट द सेम टाइम धैर्य, निडरता, वीरता। आप यूपी में बहुत सी पीड़ित लड़कियों के घर जाती हैं, परिवार का दुख बांटती हैं। एक महिला होकर आप इस तरह के अत्याचार के बारे में क्या सोचती हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने अभी आंसर कर ही लिया। मैंने जो चीज़ें देखी हैं इन लड़कियों के परिवारों में जाकर, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकती कि कितनी पेनफुल, कितनी दुखद परिस्थितियों में उनके वो परिवार रहे हैं और उनके साथ जो अत्याचार है, जिस तरह से किया गया है, जिस तरह से प्रशासन, पुलिस ने उनकी मदद नहीं की। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हुआ है, अपराधियों पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, उल्टा आप महिला के परिवार पर और महिला पर आरोप लगा रहे हैं। और उस परिवार पर क्या नहीं बीता, उन परिवारों पर क्या नहीं बीता, मैं बता भी नहीं सकती। इस मेरे पर, मुझ पर, मेरी राजनीति पर भी एक बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है इन एक्सपीरियंसेस से, इन अनुभवों से। मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य पर ध्यान देने के लिए एक हेल्पलाइन और वेबसाइट शुरू की जाएगी। सभी सरकारी अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में मासिक धर्म से संबंधित आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पे जब हमने मानसिक स्वास्थ्य की बात की है, उसमें हमने ये तय किया है कि एक बड़ा सेंटर बनाएंगे हम, खास तौर से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं उसके लिए। और वहाँ पे हम एक हब और स्पोक का इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, जो लखनऊ में एक बड़ा इंस्टीट्यूट हो और 4 बड़े शहरों में उसका एक स्पोक की तरह से हम इंतज़ाम करेंगे, ताकि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं उनको टैकल करने के लिए वो भी हम करना चाहते हैं। जो महिलाओं की खास जो मासिक स्वास्थ्य की बात है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हैं हम पूरी तरह से उनको भी उपलब्ध करें। तो बेसिकली, और जो हेल्थ में हम खर्चा करते हैं, जो हेल्थ बजट है हमारी,
उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। एक और चीज़ है कि अब कोरोना का दौर है, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेस हमारा हेल्थ सेक्टर ले रहा है, कि नर्सेज, डॉक्टर्स 24 घंटे काम करके भी उनको सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, चाहे वर्किंग आवर्स में हो, वो नहीं मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि इसको भी हम सुधारें। कि हमारे जो हमारे घोषणा पत्र में जो शक्ति विधान हमने महिलाओं के लिए लिखा है, उसमें हमने बहुत क्लियरली बताया कि जो 40% हम टिकटों के लिए दे रहे हैं, उसी तरह से 40% सरकारी रोजगार में हम नौकरियों में हम देंगे, बशर्ते कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस की जो रूल्स हैं वो उनको हम नहीं तोड़ेंगे। मतलब जो ऑलरेडी रिजर्वेशंस हैं उसके अंदर हम 40% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे।